को चर्चा करेंगे। एसी को बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। और औसत लागत को पढ़ने के लिए हमें प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन में आपका टीपी टीपी का डायग्राम हमने बनाया था, ऐसे करके ऐसे बनाया था, राइट। अगर टीपी का डायग्राम बनाया था तो इसकी 3 स्टेज थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, राइट। तीन अवस्थाएं, और तीनों अवस्थाओं में पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था के अंदर हम चर्चा की। क्या चर्चा की? जब उत्पादन की सामग्री की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है, राइट। मैंने कहा था क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर की बात करते हैं, इसके अंदर इंक्रीज करेंगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन वो भी क्या होगी? स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये जो टोटल प्रोडक्शन है वो स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद क्या होगा? स्पीड तो होगा, तो इंक्रीज तो होगा, लेकिन क्या होगा? स्लो धीरे धीरे। फिर मैक्सिमम होता है, फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, धीरे धीरे घटने लग जाता है। इस प्रकार से इस टीपी की जो साइज थी वो बढ़ करेगी और बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इन तीनों का कनेक्शन मैंने कहा था कि जो मॉडर्न थ्योरीज की बात करते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो वहां पर इस तरह लॉ बनाया गया था, उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम में वही तीनों अवस्थाएं होती है, इसलिए इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हासमान नियम भी हो सकते हैं। इस हासमान के ऊपर डिक्रीजिंग लॉ होता है। कैसे बोलेंगे? जब क्वांटिटी ऑफ फैक्टर या प्रोडक्शन फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तब टीपी इंक्रीज होता है, लेकिन टीपी जब मैक्सिमम होने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू होता है, घटने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इसलिए इसका विलोम क्या बोलेंगे अपन? डिक्रीजिंग लॉ, आसमान नियम। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्र ने इसका एक नाम दे दिया, इस तीनों का जोड़ा नाम क्या दिया? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, राइट है। अब इसका कनेक्शन उसके साथ कैसे है? हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि टीसी क्या होता है, टीएफसी क्या होता है, लेकिन एसी को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी। और प्रोडक्शन की जब आवश्यकता होगी तब यहाँ पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 कल क्या कहा था मैंने कि इनको रीड करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? नंबर 2 किसकी आवश्यकता होगी? फॉर्मूले। नंबर 3 किसकी आवश्यकता होगी? अकॉर्डिंग टू टेबल। और नंबर 4 अकॉर्डिंग टू डायग्राम, राइट। इन चारों के द्वारा आप इसको रीड करिए। तो सबसे पहले अपन इसकी क्या करते हैं? मीनिंग। और मीनिंग की चर्चा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? फॉर्मूले की। और फॉर्मूला अपन ने स्टार्ट में बनाया था और कभी मैंने आपको बताया था। तो देखो फॉर्मूले की बात करते हैं तो नंबर 1 AC इक्वल टू क्या होगा? TC अपॉन Q। कल कहा था मैंने कि A इक्वल टू क्या होता है? T अपॉन Q। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर? T के साथ क्या हो जाएगा? CQ हो जाएगा, राइट है। यहाँ पर एक फॉर्मूला और होगा, नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2 फॉर्मूला क्या होगा? AC इक्वल टू सिग्मा AFC प्लस ABC।
उसका फॉर्मूला क्या है? AFC प्लस ABC। यहाँ पर AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, यानी आपने पढ़ा होगा PC इक्वल टू TFC प्लस PVC पढ़ा, राइट। जब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यह है तो यहाँ पर अपन एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद कर रहे हैं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद करें तो किससे डिवाइड होगा? Q से डिवाइड होगा। जब ये सभी Q से डिवाइड होंगे तब क्या होगा? क्या बचेगा लास्ट में? ये बचेगा AFC प्लस ABC। ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ, इससे PC इक्वल टू TFC प्लस PVC, क्योंकि एवरेज से जब याद करते हैं तो अपन डिवाइड कैसे करते हैं? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर से, और जब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा। आप इसको क्या करोगे? डिवाइड करके देखिए। इसलिए ये दो फॉर्मूले इसके जो काम में आते हैं, तो सबसे पहले इसके अपन डेफिनेशन याद करते हैं। तो वही कल वाली बात, आज क्या है? AC इक्वल टू, इसमें किसका भाग दे रहे हैं? अल्पकाल। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? काल। अल्पकाल पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं। अल्पकाल में मैंने कहा था, अल्पकाल में कुछ साधन से लेकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। हमने क्वांटिटी किसमें परिवर्तन किया है? Q, लेबर में। L और लेबर में चेंजेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्पकाल में कुल लागत में किसका भाग देंगे? उत्पादन के साधनों की मात्रा का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? XC बोलेंगे। दूसरा क्या है? प्लस हो रहा है। अल्पकाल में AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी क्या लिखेंगे अपन? औसत स्थिर लागत में को औसत परिवर्तनशील लागत में जोड़ने पर अपन क्या प्राप्त करेंगे? ऐसे प्राप्त करेंगे, राइट है। तो ये दोनों इसके फॉर्मूले थे और दोनों से क्या बना लिया अपन? मीनिंग हो जाएगी या डेफिनेशन हो जाएगी, क्लियर। फिर अपन चलते हैं इसकी टेबल कि इसकी टेबल कैसे बनाएं। तो इनकी ऐसी की टेबल बनाने के लिए Q और किस 0 1 2 3 4 5 6 वही कलर देखो, तो कल टेबल लिखो ये क्या हुआ? बिल्कुल होगा तो चर्चा करेंगे। 10 18 देखो यहाँ पर हमें कैसे क्या करना है बेटा। आप पूछ रहे हैं जैसे कि जीरो क्वांटिटी है तो टोटल कॉस्ट भी जीरो पर नीचे, ऐसा नहीं होता। जब पीसी भी किया था तो पीसी की वैल्यू हमने याद की थी, तब अपनी चर्चा हुई थी। क्या चर्चा हुई थी? कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर है, किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, और जब किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो कुछ साधन स्थिर है, राइट। और जब साधन स्थिर रहते हैं तब कुछ न कुछ तो उनके बदले को काम तो करना है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्लासरूम स्टार्ट करने के लिए हमें किन साधनों की आवश्यकता होगी? व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, पेन, लाइट, फर्नीचर, टीचर अवेलेबल होनी चाहिए। अब 1 बाय 1 स्टूडेंट आएगा तो वो वेरिएबल फैक्टर में चला जाएगा, लेकिन इतनी चीजों की तो आवश्यकता होगी, राइट। तो क्लास प्रारंभ होने से पहले ये सब चीजें हमें आवश्यकता होगी कि, और क्लासरूम की आवश्यकता होगी, तो ये तो फैक्टर में ये फिक्स्ड कॉस्ट हुई नहीं, यानी सारे साधन कौन से हो गए?
स्थिर साधन हो गए, निष्पक्ष है नहीं, इनके बदले तो भुगतान करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बताओ? जब भुगतान करना पड़ेगा तो आपके अल्पकाल में जो शॉर्ट टर्म है उसमें टोटल कॉस्ट 0 से अधिक ही होगी या नहीं होगी बताओ? होगी या नहीं होगी? अरे जब क्लासरूम स्टार्टिंग नहीं हुआ तो आपको कुछ साधनों की आवश्यकता होती है नहीं होगी? अब साधनों की आवश्यकता होगी तो जरूरत पड़ेगी। सपोज कीजिए आप एक शॉप खोलना चाहते हैं, आप शॉप खोलने से पहले आपको शॉप की जगह तो चाहिए, शॉप की बिल्डिंग तो चाहिए, तो शॉप के अंदर आपको लाइटिंग और वाटर वगैरह की आवश्यकता होगी, फैन की आवश्यकता होगी, फर्नीचर की आवश्यकता होगी और मटेरियल की आवश्यकता भी होगी। आप ये पूरा ढांचा तैयार करोगे तो उनके लिए पैसा आपने पहले खर्च किया बाद में खर्च किया? पहले खर्च किया, फिर आपने उसके अंदर पूरा जितना भी सामान आप ले सकते हैं, गुड्स हो चाहे सर्विस हो, तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा ना। तो कार्य करने से पहले हमने पैसा दिया या नहीं दिया बताओ? लेके आए आप यहाँ लगा दिया पैसा, क्लासरूम स्टार्ट होने से पहले दिया बाद में दिया? पहले ही देंगे। इसलिए अल्पकाल में जो कुल लागत होगी वो क्या होती है? स्थिर होती है, और स्थिर होगी तो इसको क्या करना पड़ेगा? 0 से अधिक ही कॉस्ट होती है। तो अल्पकाल में शॉर्ट टर्म में हमेशा जो टीसी होती है एसटीसी होती है वो 0 से अधिक होगी, हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट जब टीसी की क्लास हुई थी तब दूसरा पॉइंट भी बताया था कि जिस बिंदु पर टीएफसी प्रारंभ होगा वहीं से टीसी प्रारंभ होता है। ऐसा वाला डायग्राम बना हुआ होगा, देखो ऐसे वाला, ये टीएफसी का डायग्राम बनाया था और यहाँ इससे ही प्रारंभ किया था तुमने किसका? टीसी का डायग्राम। तो टीसी कहाँ से स्टार्ट हुई? फॉर एग्जांपल आपके लेवल से लो 10 से प्रारंभ होगी, स्टार्ट हुई, यानी 10 रुपीस को आपको अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले खर्च करना ही होगा। तो टीसी का जो डायग्राम होगा तो अल्पकाल में वो 0 से अधिक होगा। और कहां से प्रारंभ होगा बेटा? जहां से टीएफसी प्रारंभ होता है। तो नीचे वाला माइनस कौन सा वाला? यहाँ से माइनस में कैसे आएगा? ये तो स्टार्ट यहीं से हो रहा है, स्टार्ट 0 से ही हो रहा है, इसके नीचे में होता है तो माइनस में। तो हमारा जो डायग्राम स्टार्ट हो रहा है वो पॉजिटिव ही हो रहा है, ऊपर वाला जो है। अगर इसको अपन नीचे लेते हैं तब ये माइनस में होता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यहाँ पर 10 है, 10 ये थोड़ा पॉजिटिव है। और टीएफसी का डायग्राम ऐसे इसलिए होता है कि इसको और प्लस में कोई चेंज नहीं होता है, और चेंज नहीं होगा तो इतनी चीज का आपको आवश्यकता होगी नहीं अपने अपने पास। ये ओवरसीज इसके पैरेलल इसका मतलब ये होता है कि हमारे को फिक्स्ड जो फैक्टर होते हैं, सिस्टम साधन होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने एग्जांपल दिया था, इन सब चीजों की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? हमारी स्टूडेंट होगा तो भी आवश्यकता होगी, नहीं होगा तो भी आवश्यकता होगी, 10-50 होंगे तो भी आवश्यकता होगी। तो ये आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले किसी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? इनके बदले आपने भुगतान किया नहीं किया, पेमेंट करना होगा या नहीं होगा ना? तो पेमेंट करना होगा तो इनकी आवश्यकता होगी, तो आपकी ये टोटल फिक्स कॉस्ट है इसलिए इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता ना। आपके रूम में 1 फैन है, 2 फैन है, 3 फैन है, जिसकी साइज की बड़ी बात करते हैं, तो जिसकी आवश्यकता होगी उनको लगेगा। बोर्ड की आवश्यकता होगी तो कुछ तो हो गया ना, इस बोर्ड में अगर 20 बच्चे पढ़ाऊं तो ये बोर्ड काम में आएगा, ये मार्केट काम में आएगा, 50 पढ़ाएंगे तो भी मिलेगा। क्लियर? चलिए कि इसका डायग्राम और इसके समान पर ही होता है, तो अपन पिछली क्लास में वीडियो में डाल देंगे। अब यहाँ पर अपन ज्ञात कर रहे हैं कि एसी कैसे ज्ञात करते हैं। अब एसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दे दो आपको वाला, AC = TC/Q। ये किसका भाग किसमें लेंगे बेटा? TC में किसका भाग देंगे? Q का भाग देंगे, राइट है? कि टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर। ये लिख सकते हैं अपन यहाँ से, ये क्या लिख सकते हैं? कुल लागत बटे उत्पादन की साथ की मात्रा।
सपोज कीजिए कि आपने लेवल में परिवर्तन किया है, तो यहाँ लिख सकते हैं श्रम की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ लेबर लिख सकते हैं। देखिए आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो कौन सा है, लेबर लिया आपने, और सब में तो क्या क्या कांस्टेंट कर रखा आपने, ये नहीं है। तो इसी टेबल को ज्ञात करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी, इसी की आवश्यकता होगी और क्यू की आवश्यकता होगी। तो देखो बेटा ये डैश हो जाएगा, क्योंकि 10/0 इसकी एफिनिटी होता है, इसको डैश कर दो। फिर 18 माइनस इसका क्या होगा, डिवाइड करो 12। अब ये रखोगे में इंडिया तो डिवाइड करके निकाल लो। सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अपन इसको एसी को निकाल सकते हैं, आप लोग निकालते रहे। और क्यू और टीसी दिया हुआ हो, एसी आपको ज्ञात करनी है, तो पहला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको ज्ञात करने की हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको रीएफसी की आवश्यकता होगी, फिर किसकी आवश्यकता होगी, टीवीसी की आवश्यकता होगी, राइट है। क्योंकि फॉर्मूला देखना है एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी, राइट। अब ये जब दोनों चीजें देखेंगे तो इसे एएफसी को याद करने के लिए टीवीसी की आवश्यकता होगी और एबीसी की याद करने के लिए टीवीसी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं, आगे भी जब रीड करेंगे। तो एएफसी इक्वल टू होता है टीएफसी अपॉन टी। तो ये किसका कॉलम है, टीएफसी का, ये किसका कॉलम है, क्यू का है। तो डिवाइड करो, निकालो, पहला कॉलम डैश रहेगा, निकालते रहो, 5 3.33 2.5 2 1.66 it has at 7 6 6 6.8 8.6 निकालो, निकालो, डिवाइड कर दे रहा हूं। एक बार देखो सामने, यहाँ पर अपन ने 6 मॉडलिंग कर सकते हैं। हमारे को सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि एएफसी कैसे याद करते हैं।
एक कैसे याद करते हैं, टी अपॉन क्यू होता है, राइट है। तो हम टीएफसी अपॉन क्यू कर देंगे। अभी टीएफसी का कॉलम ये है और क्यू का कॉलम ये है, तो टीएफसी में किसका भाग देंगे हम, क्यू का भाग देंगे, तो टीएफसी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी एएफसी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अपन याद कर रहे हैं एबीसी, तो एबीसी ज्ञात करने के लिए टीबीसी अपॉन क्यू की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पर देखो टीएमसी कैसे ज्ञात किया, जब टेबल का को प्रारंभ किया था क्यू और टीसी था हमारे पास, क्यू और टीसी तो ऐसे तो देखो फॉर्मूले से ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम कहेंगे एएफसी प्लस एबीसी से ज्ञात करेंगे, तो इस टीसी से ही हमें क्या करना है, टीएफसी निकालनी है, और टीसी से हमारी क्या निकालनी है, टीबीसी निकालनी है। तो मैंने ये कहा था कि यदि टीएफसी नहीं दी गई होती है तब टीसी का जो पहला कॉलम होता है, टीसी का जो पहला कॉलम में जो लिखी हुई होती है वो हमेशा टीएफसी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया था कि जो जिस बिंदु पर टीसी प्रारंभ होती है वहीं से टीएफसी प्रारंभ होगी, कांस्टेंट हो रही है। कहां से, जो जीरो वैल्यू पे, जीरो क्वांटिटी के ऊपर टीएफसी भी 10 है तो टीसी भी 10 है, इसलिए आपके पास क्या तरीका है, टीसी 10 दे रखा है तो टीएफसी भी क्या होगी, 10 होगी। अब हमें ये बताया कि टीएफसी किस को किस कोर्स होती है, तो पूरे क्रम में क्या होगी, 10 10 10 होगी। जब आपके पास टीएफसी मिल गया तो टीएफसी ज्ञात करने में कोई इंप्रेशन दिया नहीं चाहिए, क्योंकि टीएफसी को हम क्यों कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, राइट। क्लियर बराबर। जब हमारे पास टीसी है और टीएफसी दिया हुआ है, अब हमें किसकी आवश्यकता होगी भाई, टीबीसी की आवश्यकता होगी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, टीबीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, टीबीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। अब आपके पास देखो टीसी की कॉलम भी है और दूसरा किसका कॉलम है, टीएफसी का कॉलम भी है। हमें क्या करना है, माइनस करना है। देखो बेटा माइनस करेंगे तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस करते रहो आपका पूरा कॉलम तैयार हो जाएगा, राइट। ओके बेटा, राइट। आगे हमें क्या याद करना है, एबीसी। एबीसी याद करेंगे तो फॉर्मूला आ गया इसका, हमने एबीसी में से क्या कर दिया, गुणा भाग दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एबीसी आ गया, राइट। अब फॉर्मूला नंबर 2 पे अब पहुंचना है, क्या लिखा हुआ है, AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। देखो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 नंबर को और 7 नंबर को जोड़ दो, ऐड कर लो, तो कॉलम नंबर 3 बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा, देखो डैश 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 देगा, राइट है। फर्स्ट कॉलम में देखो 8 10 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया, 18, राइट है। 5 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ गया, 12। 3.33 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 9.33। फिर 2.5 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 8.5, राइट है, सही आ रहा है। फिर इसके बाद 2 प्लस 6.8 इक्वल टू 8.8, 8.8 हो जाएगा, राइट। और फिर 1.66 प्लस 8.33, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 9.99 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अदरवाइज अपन यहाँ पर 1.67 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि लगातार जो पॉइंट के बाद 66 आ रहा है, तो इसको अपन 7 बना सकते हैं, और 7 बनाएंगे तो राइट वैल्यू कितनी आ जाएगी। और अगर आप ये वैल्यू लिख रहे हैं तो 9.99 आ जाएगी, क्या इसको क्या समझेंगे, क्या करेंगे, इसको 10 ही करेंगे। बताओ देखिए अपन ने दोनों पॉइंटों से ऐसे याद कर ली, ऐसे भी कोई दिक्कत आ रही है, इस वैल्यू से अपन क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं टेबल बनाने का, इसी टेबल से आपको स्वयं को करना है। आज एक क्वेश्चन करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालना है इस क्वेश्चन का आंसर।
सबसे पहले क्यू, क्यू के बाद पीसी, पीसी के बाद एसी, एसी के बाद पीएफसी, पीएफसी के बाद पीवीसी और पीवीसी के बाद एएफसी और एएफसी के बाद एबीसी। 0 1 2 3 4 5 और 6 टाइम को आप 7 ले सकते हैं, कितने में लिख सकते हैं। वैल्यू लिखना हो डीसीबी। सो 190 220 330 360 400 600 और 680। ये वैल्यू दे रखिए। इस वैल्यू से आपको एसी ज्ञात करनी है, पीएफसी ज्ञात करनी है, पीवीसी ज्ञात करनी है, एएफसी ज्ञात करनी है और एबीसी ज्ञात करनी है। ये आपको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला नंबर 1 क्या लगेगा इसके अंदर? AC इक्वल टू PC अपॉन Q। फॉर्मूला नंबर 2 क्या लगेगा? PFC इक्वल टू PC माइनस PVC। नंबर 3 PVC इक्वल टू PC माइनस PFC। नंबर 4 AFC इक्वल टू PFC अपॉन Q। नंबर 5 ABC इक्वल टू PVC अपॉन Q। और नंबर 6 AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। इन 6 फॉर्मूलों से आप इस पूरी टेबल को तैयार करोगे। कर लोगे? ये आपको टेबल तैयार करनी है। हो जाएगी? उतार दिया? उतार दो। ये पूरी टेबल आगे की कोर्स पढ़ने के लिए मेरे को आवश्यकता होगी सब। एक बार अगर चालू हो गए तो सब में ये है, हम लोग तो ये लिखेंगे सब तरह। इसलिए ये एक बार याद हो गए तो फिर बार-बार आपके याद में इतनी याद हो गए तो तुरंत टेबल निकाल देंगे। कोई भी टेबल पहले कुछ भी हो हमारे को पूरा याद होना चाहिए। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम चल रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट का डायग्राम कैसा होगा। एवरेज कॉस्ट का डायग्राम होगा और उस डायग्राम की चर्चा करने के लिए एवरेज कॉस्ट का जो डायग्राम है उसका जो आकार होगा वो यू आकार का होगा। एक्स और वाई। इस ओ एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स।
इसको क्या बोलेंगे अपन? क्या ज्ञात कर रहे हैं? एवरेज कॉस्ट, एस, राइट है। इसका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम यू आकार का होता है। ये आपका डायग्राम बन गया। साइज क्या होगी? यू आकार। स्लोप कैसा? देखो स्लोप कैसा? डिक्रीज हो रहा है, मिनिमम हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? लगातार रिटर्न, फिर न्यूनतम हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप याद करोगे कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की बात करते हैं अपन, तो मेरे 3 अवस्थाएं बताइए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, राइट है। और तीनों में क्या था? टोटल प्रोडक्शन स्पीड से इंक्रीज हो रहा था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, स्लो इंक्रीज था, और फिर मैक्सिमम हुआ था और फिर डिक्रीज हो गया। क्या ऐसा ही था? क्या ऐसा ही डायग्राम था? तो यहां पर चर्चा कर रहे हैं अपन, एवरेज कॉस्ट पढ़ रहे हैं, और ये एवरेज कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो ये एस एसी के रूप में पढ़ रहे हैं अपन, अल्पकाल की पढ़ रहे हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर अगर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करें, चेंजेबल किसमें हो रहा है? ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। क्या वेरिएबल दिया है अपने यहां पर? लेबर नहीं। चेंज किसमें कर रहे हैं? लेबर में, राइट है। तो यहां पर एसएसी का मतलब क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या है? अब तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन ही चल रहा है, तो शॉर्ट रन में जो लाभ होगा, जो नियम होगा, वो कौन सा होगा? वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, राइट। ये चल रहा है, लाइन चल रही कौन सी? अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, राइट। जब साधन की मात्रा में अपन परिवर्तन कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर में अपन चेंजेबल कर रहे हैं, 1 by 1 कर रहे हैं। अभी टेबल बनी थी 0 1 2 3 4 5, 1 by 1 था, है ना। उधर परिवर्तन कर रहे हैं, तब टीपी में भी परिवर्तन होता है। टीपी बोले तो टोटल प्रोडक्शन, एपी में भी परिवर्तन होता है। एपी बोले तो एवरेज प्रोडक्शन, तथा एमपी में भी परिवर्तन होता है। एमपी बोले तो मार्जिनल प्रोडक्शन। तीनों में चेंजेबल हो रहा है। वो चेंजेबल अलग अलग रूप से भी हो रहा है, कोई स्पीड से बढ़ रहा है, कोई धीरे बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, तो वहां पर पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। तो परिवर्तनशील अनुपातों का ये कहता है कि इसकी 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, सेकंड स्टेज होती है इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड और स्लो है, लेकिन वहां उस पॉइंट पर प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं अपन, तो वहां आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर है उसमें चेंजेबल तो हो रहा है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, उत्पादन धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। पहली अवस्था में उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तब हमारा उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है। फिर भी साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर हम और उत्पादन के साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तब क्या होता है? उत्पादन धीरे धीरे बढ़कर अधिकतम हो जाता है। उसके बाद कांस्टेंट स्थिर हो जाता है। टीपी की उसमें 60 है ना। फिर इसके बाद और उत्पादन के साधन की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? आपका जो टीपी है
तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसे तीनों अवस्थाएं होती है। इसलिए इस एसी को पढ़ने के लिए यहाँ पर थ्री स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज यहां से लेकर यहां तक, सेकेंड स्टेज यहां तक, फर्स्ट स्टेज यहां बोल सकते हैं, सेकेंड स्टेज यहां बोल सकते हैं, थर्ड स्टेज यहां बोल सकते हैं। जब आपका प्रोडक्शन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, जब स्पीड से बढ़ेगा आपकी जो गुड्स एंड सर्विस है वो अधिक से अधिक बढ़ने लग जाएगी। तो उस वस्तु को बनाने के लिए, उस सेवा को बनाने के लिए आपकी लागत क्या होगी, कमी होगी। अरे जब उत्पादन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है तो लागत धीरे धीरे क्या होगी, कमी आएगी। तो भाई राइट है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे देख लो, एक बार मैं एक लाइन खींच देता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि जब उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है तब हमारी लागत जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे घटती है, तीव्र गति से घटती है। जब प्रोडक्शन स्पीड से इंक्रीज हो रहा है तब कॉस्ट भी स्पीड से डिक्रीज हो रही है। और जब प्रोडक्शन स्लो स्लो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब हमारी जो कॉस्ट है वो भी स्लो स्लो डिक्रीज हो रही है। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे लागत भी कम हो रही है। जब प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है तब कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। आप जाओ एसी वाले टेबल में देखो, देखिए प्रोडक्शन मिनिमम कितना हो रहा है, बताओ वैल्यू। अभी जो टेबल बनाई थी एसी की, उस एसी में देखो, देखिए कॉस्ट कितनी है मिनिमम, मिनिमम बताओ। मिनिमम 8.50 है, वही 8.8 मिनिमम हो। देखो तो मिनिमम होगी, जब जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। और जब प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी। राइट। तो ये प्रोडक्शन और कॉस्ट का रिलेशन होता है। राइट है। ये मैक्सिमम होता है तो ये मिनिमम होता है, ये इंक्रीज होता है तो ये कॉस्ट डिक्रीज होती है, और प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज। राइट है। इसलिए ये आपका एवरेज कॉस्ट था। कल डायग्राम के बारे में बात चर्चा करेंगे।